हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 और 1.3 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है। यहाँ पर ना आपको नंबर ऑफ ये दिया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पूछा गया है और बाकी सबकी इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखी है। तो पहले आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक आपकी क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला तो है ये फॉर्मूला। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे और आपको पता होगा कि ए यूनियन बी और फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है ना। ये आपको पता ही होगा ना। तो देखिए मैं आपको पहले ये फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आया, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए दो एग्जाम्पल लिया है। तो देखो सबसे पहले आपको कुछ टर्म आपके क्लियर होने चाहिए। सो नंबर यहाँ पर मैं आपको ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ कि क्या होता है। तो ये देखो पुराने लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी वो एलिमेंट होते हैं, वो उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो कि ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो देखो डी और ई दोनों में कॉमन है, डी और ई दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एंड ई, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि ए और बी दोनों में प्रेजेंट है ना। तो देखो ए में कौन से प्रेजेंट है, ए बी सी डी ई, ये तो ए में प्रेजेंट है। अब एफ जी और एच है ना, ये सारे ई में प्रेजेंट है। डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच बी में प्रेजेंट है, ए बी सी डी ई आपके ए में प्रेजेंट है ना। तो ये सारे आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अब आपको ढूंढना है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ए के अंदर 5 एलिमेंट है। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, बी के अंदर आपको पता है कितने एलिमेंट है। बी के अंदर, बी के अंदर है 5 एलिमेंट, है ना। 5 एलिमेंट ए के अंदर, 5 एलिमेंट बी के अंदर। अब ये अब बताओ मुझे कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है ना। देयरफॉर अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसको देखे बिना बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने होंगे। तो अगर आपको इसको बिना देखे अगर आपको आंसर निकालना है, क्योंकि हमें हमें हमारे पास ना हमेशा पूरा टाइम नहीं होता है सब कुछ लिखने का। तो अगर आपको इसको बिना देखे आपको बताने कि कितने एलिमेंट होते हैं, तो आप सिंपली क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमने कितना ढूंढा, 5। बी के अंदर भी हमने कितना ढूंढा, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हमने कितना ढूंढा, 2, ठीक है। तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 था ना, तो ये -2 हो जाएगा। अब फाइनल आंसर क्या बनेगा, वो हो जाएगा 10 - 2। 10 - 2 कितना होता है, 8। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना है आपका, 8 आ गया। अगर आपको इस पर यकीन नहीं हो रहा है तो चलिए काउंट करके देख लेते हैं कि कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो आंसर तो एग्जैक्टली 8 आ रहा है ना। और हम हमारे कैलकुलेशन से भी आंसर क्या आया, 8 आया, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि ये सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला मुझे उम्मीद है कि अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपको पहले से दे के रखा है जो कि 15 है, तो वो आपने लिख लिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये ए यूनियन बी, यहाँ पे ए यूनियन बी दे के रखा है 29। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दे के रखा है आपको, वो हमें नहीं पता है, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी -7 पहले से दे के रखा है। तो चलिए इसको हम वापस से सॉल्व करते हैं। 29 इज इक्वल टू, देखो -7 यहाँ है तो पास में लेके आ जाओ, 15 - 7, 15 - 7 कितना होता है, 8 होता है। सो देयरफॉर यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका प्लस भी आएगा ना, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, इसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो एक हम पे 8 है, अब 8 लेफ्ट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। सो 29 - 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सो देयरफॉर आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 21। तो ये आपका उम्मीद है मुझे क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था और सेम ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने अभी पहले ही एग्जांपल में सॉल्व कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो भी सिंपली ऐसा ही एकदम इजीली सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, बस आपको थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा आपका दिमाग घूम सकता है, पर एकदम अच्छे से जब आप इसको इंटरप्रेट करोगे तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही सिंपल है ये। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि एक हॉस्टल है, इसके अंदर 125 बच्चे हैं। तो 125 बच्चे और हॉस्टल आपको देख के समझ जाना चाहिए कि ये यूनिवर्सल सेट होने वाला है ना। यूनिवर्सल सेट जो कि हॉस्टल के सारे बच्चों को इंक्लूड करेगा। अब देखो उन 125 बच्चों में से 80 बच्चे कॉफ़ी ये क्या पीते थे, ड्रिंक टी यानी कि चाय पीते थे, और बचे हुए 60 बच्चे उसमें से कॉफ़ी पीते थे, और 20 बच्चे दोनों पीते थे, कॉफ़ी और ड्रिंक दोनों ही पीते थे। ठीक है, तो अब आपको उस नंबर को ढूंढना है जो कॉफ़ी या ड्रिंक दोनों नहीं पीता। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक यूनिवर्सल सेट अज्यूम कर लेना है जो कि है आपका एच बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन हॉस्टल। ठीक है, तो आपको इसको धीरे धीरे इंटरप्रेट करना है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी इसमें क्या क्या करना है। अब जो बच्चे चाय पीते हैं उनको आप टी से रिप्रेजेंट करो, टी फॉर टी होता है ना, तो उसको आप टी से रिप्रेजेंट कर दो। अब जो बच्चे आपके कॉफ़ी पीते हैं उनको आप सी से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, सी फॉर कॉफ़ी, तो सी फॉर आपने ये कर दिया ताकि थोड़ा आसान रहे ना इसको इंटरप्रेट करना, कि अगर आपसे कोई नंबर ऑफ एलिमेंट इन से टी पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए ना टी फॉर टी, तो फिर ये सीधा 80 आप बता दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी तो आप सीधा कॉफ़ी को देखोगे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला में खुद सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड करने आना चाहिए। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट कौन सा है आपका, हॉस्टल के अंदर सारे बच्चे हैं, है ना, तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब एक सेट है आपका टी और एक सेट है सी। अब टी और सी दोनों सबसेट है, दोनों किसके सबसेट है, वो आपके एच के सबसेट है ना, क्योंकि सारे बच्चे तो हॉस्टल में ही है ना। अब भले से जो भी चाय पिए कॉफ़ी पिए या दोनों पिए सब तो एक ही हॉस्टल में है ना, तो इसलिए आपका हॉस्टल जो हो जाएगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब देखो, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक आइदर टी और कॉफ़ी और बोथ, तो ये कितना हो जाएगा आपका। अब आपको ना बस आपको क्या करना है, आपको वो नंबर ऑफ स्टूडेंट ढूंढना है जो या तो चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं या तो दोनों पीते हैं। जब आपको इसका टोटल नंबर मिल जाएगा उन बच्चों का जो चाय पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं दोनों पीते हैं, अगर उनका आपको टोटल नंबर मिल गया, मान लो फॉर एग्जांपल आपको मिल गया कि 100 बच्चे ऐसे हैं 25 में से जो कि चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं दोनों ही पीते हैं, तो आपको 100 बच्चे मिल गए। अब बचे हुए कितने हैं, 25 बच्चे बचे हैं ना, तो यहाँ पे आपसे वही पूछा गया है कि आपको उन बच्चों का नंबर बताना है जो कि चाय कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं। तो बचे हुए जो 25 बच्चे वो दोनों ही नहीं पीते ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका फाइनल, है ना। यहाँ पर आपको सिंपली ढूंढना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक आइदर टी या कॉफ़ी या बोथ, है ना। तो ये जो नंबर है वो कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी, यानी कि जो टी सबसेट है जो चाय पीने वाले बच्चे हैं और जो सी सबसेट है यानी कि जो कॉफ़ी पीने वाले बच्चे हैं, उनका जब आप यूनियन कर दोगे तो उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रहेगा आपका आंसर, है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी प्लस सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी, है ना। टी की वैल्यू में पता है कि 80 है, फिर हमें इसकी वैल्यू पता है 60 है सी की वैल्यू, और इंटरसेक्शन की वैल्यू 20 है, ये हमें पहले से पता थी। 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका 140। अब 140 माइनस 20 करोगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा, है ना। तो टोटल आंसर आपको क्या मिला कि ऐसे कितने बच्चे हैं, देर आर टोटल 120 स्टूडेंट्स जो कि या तो टी पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं या तो दोनों ही पीते हैं। अब बचा हुआ आंसर जो आपका आएगा वो आ जाएगा आपको फाइनल आंसर, देयरफॉर स्टूडेंट्स हु डोंट ड्रिंक टी और कॉफ़ी इज इक्वल टू 125 माइनस 120, तो बचे हुए कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, 5 स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। इसमें बस कुछ भी आपका हार्ड नहीं था, एग्जाम में आपको शायद 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, अगर ये आ गया तो आपको उसको ज़रूर अटेम्प्ट करना है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, है ना। बस इसमें आपको एक चीज़ आनी चाहिए कि ये जो चीज़ों को आपने ऐसे असाइन किया है कि यूनिवर्सल सेट क्या है फिर सबसेट क्या है, ये सब चीज़ें आपको बस थोड़ा सा अपने ध्यान में रखने आनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका आसान था, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है, आपको बोला गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर टोटल 50 स्टूडेंट्स है जो कि इंग्लिश एग्जाम में पास हुए हैं,
60 ऐसे बच्चे जो मैथमेटिक्स में पास हुए हैं और 40 ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसमें को एक भी फेल ना हुआ हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट। अब कौन सा ऐसा बच्चा था जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुआ है। आपको वो सारे स्टूडेंट्स का नंबर बताना है। यानी कि इन शॉर्ट आपसे क्या पूछा गया है, क्योंकि एक क्लास ऐसा था जिसमें एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है और आपसे पूछा गया कि ऐसे कितने बच्चे जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। यानी कि आपको क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसलिए सिंपली हम देखते हैं कि यू हम मान लेते हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सेट, उसको हम यूनिवर्सल सेट यू मान लेते हैं। अब हम ई उस सेट को मान लेते हैं जो बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं। फिर जो बच्चे मैथमेटिक्स में पास हुए हैं उनको हम एम मान लेते हैं, है ना। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई तो हमें पता है 50 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए हैं, 60 स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास हुए हैं और 40 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। यानी कि ई इंटरसेक्शन एम, यानी कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बच्चों का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसे कौन से बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। अब आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। अब वो उसका आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन ई यूनियन एम, है ना। यानी कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो भी बच्चे पास हुए हैं उनका जो टोटल नंबर होने वाला है वो हमें बताएगा कि कितने बच्चे, टोटल कितने बच्चे पास हुए कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में। सो देयरफॉर आपका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एम क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस, देखो यहाँ पे प्लस लिखा गया है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एम, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 50 प्लस 60 माइनस 40। तो ये क्या हो जाएगा 110 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा आपका 70। सो देयरफॉर आपका आंसर आ जाएगा 70 स्टूडेंट्स पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा आसान था ये। बस आपको पूछा गया था कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था वो चेक करने के लिए कि बच्चों की हॉबी क्या है। अब जो टोटल क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे थे वो कितने थे, 220 स्टूडेंट्स थे टोटल क्लास 9th में। अब उसमें से 130 स्टूडेंट्स की हॉबी क्या थी, रॉक क्लाइंबिंग थी। 180 स्टूडेंट्स ने क्या बताया कि उनकी हॉबी है स्काई वॉचिंग। और फिर बचे हुए 110 बच्चे थे जो दोनों हॉबीज़ फॉलो करते हैं। अब आपसे बताया नहीं गया कि 130 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे थे जो कि दोनों हॉबीज़ को फॉलो करते हैं, या फिर 180 में से ऐसे कितने बच्चे थे जो कि दोनों हॉबीज़ को फॉलो करते हैं। ये सब तो आपको बताया ही नहीं है, तो वो सब हमें खुद समझना पड़ेगा, है ना। आपको बस क्या बोला गया कि 130 रॉक क्लाइंबिंग के लिए है, 180 स्काई वॉचिंग के लिए है, 110 दोनों के लिए है। और फिर आपसे पूछा गया देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, एंड हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलो ओनली स्काई वॉचिंग। तो इन शॉर्ट इसमें आपसे 3 चीज़ें पूछी गई है। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि 220 में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि दोनों हॉबी फॉलो नहीं करते हैं। फिर आपसे बोला गया है कि ऐसे कौन से बच्चे जो सिर्फ स्काई वॉचिंग फॉलो करते हैं, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करते हैं, है ना। क्वेश्चन में तो आपको ये बताया नहीं है कि कितने बच्चे सिर्फ एक चीज़ फॉलो करते हैं। क्वेश्चन में तो आपको बस इतना ही बताया कि कौन से बच्चे क्या फॉलो करते हैं। अब इसमें से ऐसे कोई कितने ही बच्चे हो सकते हैं ना जो कि दोनों चीज़ें फॉलो करते हो, तो वो सब आपको खुद यहाँ पे ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्लास 9th में जितने भी बच्चे हैं उनको हम सेट यू मान लेते हैं, यूनिवर्सल सेट यू मान लेते हैं। फिर हम मान लेते हैं वो बच्चे जो कि रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करते हैं उनको हम आर मान लेते हैं। और वो बच्चे जो कि स्काई क्लाइंबिंग यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे हमें स्काई वॉचिंग लिखना चाहिए ना, स्काई वॉचिंग जो बच्चे फॉलो करते हैं उन्हें हमें एस मान लेना चाहिए, है ना। अब देखो, इस गिवन डेटा के हिसाब से आप क्या बोल सकते हो, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू यानी कि 220 बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर 130 है जो कि रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करते हैं, वो जो स्काई वॉचिंग करते हैं उनका 180 है। एंड इंटरसेक्शन ऑफ आर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इंटरसेक्शन एस, यानी कि ऐसे आर इंटरसेक्शन एस क्या बता रहे हैं, यानी कि वो बच्चे जो कि रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले से दिया गया है ना 110, है ना।
तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर यूनियन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर प्लस एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इंटरसेक्शन एस, है ना। तो देखो अभी यहाँ पे हमें जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर यूनियन एस जब हम ढूंढ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जो या तो रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करते हैं या तो स्काई वॉचिंग फॉलो करते हैं या तो दोनों फॉलो करते हैं। तो इसके बाद जब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएगा जिनके पास हॉबी है, उसको हम माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से जो कि क्लास 9th में प्रेजेंट है। तो उसके बाद हमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि दोनों हॉबीज़ में से एक भी हॉबीज़ फॉलो नहीं करते हैं, है ना। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा 130 प्लस 180 माइनस 110। सो 130 प्लस 180 हो जाएगा आपका 310, माइनस करोगे 110 तो आंसर आपका क्या बच जाएगा 200। तो क्लास में ऐसे टोटल 200 बच्चे हैं जिनकी कोई ना कोई एक हॉबी है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हु डोंट हैव एनी हॉबीज़, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 20 स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली रॉक क्लाइंबिंग, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली रॉक क्लाइंबिंग। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें रॉक क्लाइंबिंग पसंद है ना। इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर इंटरसेक्शन एस, क्योंकि देखो 130 तो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, लेकिन 110 ऐसे भी तो बच्चे हैं जिन्हें रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों पसंद है ना। तो अगर हमें स्ट्रिक्टली सिर्फ इतने ही बच्चे चाहिए जो जिन्हें सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, तो हमें उन बच्चों को माइनस करना पड़ेगा ना जो बच्चों को दोनों पसंद है। सो 130 माइनस 110 वुड टर्न आउट टू बी 20 स्टूडेंट्स। तो देखो 20 बच्चों को खाली रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। देखो अभी मैंने आपके लिए ये भी लिख लिया कि स्टूडेंट जिन्हें सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है ना। सो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इंटरसेक्शन एस। अब कौन से बच्चों को स्काई वॉचिंग पसंद है, टोटल 180 बच्चे थे जिन्हें स्काई वॉचिंग पसंद है, माइनस 110 ऐसे बच्चे थे जिन्हें दोनों पसंद है, तो आंसर आपका आ जाएगा 70 स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्लियर हो गया कि यहाँ पे 70 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से इसके सारे पार्ट को नोट कर लीजिए, फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा आसान है। मैं तो बोलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आप होमवर्क पे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचे, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आपको ढूंढना है ना। तो देखते हैं सेट ए में कौन से एलिमेंट आपके आ जाएंगे। एक्स वाई जेड एम और एन, काफ़ी ज़्यादा आसान था। एक्स वाई जेड एम एन एन, एम और एन तो कॉमन है ना, बी और ए दोनों में कॉमन है क्योंकि इंटरसेक्शन का पार्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बी के सारे से एलिमेंट्स ढूंढो, ठीक है ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू आर एम और एन, पी क्यू आर एम एन, तो यहाँ पे आपका ये भी हो गया। अब आपको ढूंढना है कि ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी को मिला दोगे तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे। सबसे पहले ए का पूरा लिख लेते हैं ना, फिर हमें बाद में तो वैसे ही मालूम पड़ने वाला है। एक्स वाई जेड एम और एन, इतना तो हमें पता था ना, ऑब्वियसली आने ही वाला है। अब जो इंटरसेक्शन वाले वापस रिपीट नहीं होंगे, यानी कि एम और एन को वापस अब रिपीट नहीं करोगे, लेकिन पी क्यू आर को तो करना पड़ेगा, है ना। पी क्यू आर, है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान था आपका। फिर आपसे क्या बोला गया कि यूनिवर्सल सेट आपको इंक्लूड करना है। अच्छा ठीक है, यूनिवर्सल सेट इंक्लूड करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में यू आ जाएगा, है ना। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट होने वाले हैं वो सारे एलिमेंट हमारे यू में भी होंगे, तो उनको हम पहले लिख लेते हैं। एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। देखो अगर आप ऐसे फॉलो करोगे ना तो आपके एग्जाम में आपका जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, इससे आपका टाइम भी जल्दी बचेगा, है ना। एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है ये अच्छा खासा क्वेश्चन, और ऐसे अगर आप स्मार्टली सॉल्व करोगे तो आपको जल्दी होगा, है ना। एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। अब देखते हैं बचे हुए एलिमेंट जो कि ए और बी दोनों का पार्ट नहीं है, एस और टी, है ना।
एस और टी ए और बी दोनों का पार्ट नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल सेट का तो पार्ट है, तो हमें उसे लिखना ही पड़ेगा। अब ए प्राइम में कितने एलिमेंट है? ए प्राइम मतलब कि ए के अंदर नहीं होने चाहिए खाली वही एलिमेंट। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में आपका ये आया ना क्वेश्चन, तो ऐसे अलग अलग ढूंढने की जगह ना सिंपली आप क्या करो, जो भी ए के अंदर है उसको काट दो, ये सबको काट दो। अब क्या बचा? पी क्यू आर एस एन टी, है ना? तो ए प्राइम हो जाएगा आपका पी क्यू आर एस और टी। अब शायद हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में आपसे बी प्राइम पूछा गया हो कि बी प्राइम क्या है। हम पहले ही गेस कर लेते कि क्या बी प्राइम, देखो बी प्राइम ही है। तो अब बी प्राइम के लिए आप क्या करोगे, आप बी को काट दोगे, बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको काट दोगे, एम को काट दो, इसको काट दो, पी क्यू आर को काट दो। क्या बचा? एक्स वाई जेड एस एन टी, एक्स वाई जेड एस और टी, है ना? तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में ए यूनियन बी का प्राइम पूछा गया है, ठीक है? देखते क्या है ये, ए यूनियन बी का प्राइम पूछा गया है। सो ये क्या हो जाएगा आपका? ए यूनियन बी का प्राइम आपका हो जाएगा, जो कि ए और बी दोनों में नहीं है ना? तो ए यूनियन बी वाला जो भी सेट है, आप उसके सारे एलिमेंट्स को काट दो। देखिए एम कट जाएगा, एन कट जाएगा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर सब कट गया। क्या क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ एस और टी बचा ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे एस एंड टी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन 7 था ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि शायद से आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट्स था, ये भी पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी ज़्यादा आसान चैप्टर था, और मैंने जो भी प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए ये सारे के सारे आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, और इससे रिलेटेड एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसमें फुल मार्क्स लाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।